क्या आवाज़ आ रही है? धन्यवाद नितेश उपाध्याय जी, साहित्य संवाद मंच के संरक्षक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह जी और आयोजक मंडल के आयोजन समिति के सभी सदस्यों को मेरा सादर अभिवादन। सभी को नमस्कार। मैं आभारी हूँ सुजीत जी की, नितेश उपाध्याय जी की, उज्जवल सिंह उमंग की, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आकर अपनी बात कहने का मौका दिया। धन्यवाद आप सभी को। आज का जो विषय है मैं सीधे उस पर आती हूँ, जो है आत्मकथाओं में स्त्री। एक ये भी विचारणी है कि मैंने ऐसा क्यों विषय लिया कि आत्मकथा और आत्मकथाओं में स्त्री, चूँकि स्त्री लेखन पर्याप्त रूप में, आवाज़ आ रही है, स्त्री लेखन पर्याप्त रूप से हर जगह हमें हर विधाओं में दिखाई दे रहा है, चाहे वो कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे रेखाचित्र हो, चाहे संस्मरण हो। हर जगह स्त्रियों ने अपनी बात रखने के लिए, अपने तरीके से व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपने मन मुताबिक विधा को चुना। लेकिन स्त्री अपनी बात जितनी बेबाकी से, जितनी स्वतंत्रता से अपनी आत्मकथा में कहती है, शायद किसी और विधा में उतनी स्वतंत्रता के साथ वो अपनी बात को रख नहीं पाती। 1990 के बाद स्त्री आत्मकथाएं काफ़ी लिखी गईं, उन पर ही मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगी। किंतु ये बताना आवश्यक है कि आत्मकथा एक ऐसी विधा है जहाँ पूर्ण तटस्थता के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आप अपने बारे में लिख रहे होते हैं, किसी दूसरे के बारे नहीं, अपने जीवन के बारे में लिख रहे होते हैं। तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि स्व की रचना होने के कारण वह आपकी स्वरचित कथा भी है, जिसमें आप पूरी तरह से निमग्न होकर लिखते हैं। यही कारण है कि आत्मकथा को साहित्य की सबसे आप कह सकते हैं कि सबसे गंभीर विधा का भी हम नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे स्व के बारे में होता है। आत्ममंथन हो या आत्मालोचन हो या आत्मान्वेषण हो, आत्मकथा की परिभाषा उसे तब मिलती है जब वह रचना के रूप में हमारे सामने आती है। इसीलिए रचना के रूप में उसका खरा उतरना लगभग उसके होने की पहली शर्त मानी जाती है। आत्मकथा लेखक की जो स्मृति होती है वो पुनर्जीवित होती रहती है, जिसे वह अपनी आत्मा का रस लेते हुए अपनी रचना में व्यक्त करता चलता है। बड़ा लेखक वह होता है जो आत्म तथ्यों से अलग भी विविध, आत्मीय और विश्वसनीय रचना जब करता है तो उसकी आत्मकथा बहुत चिरस्थायी होती है, बहुत प्रशंसनीय होती है। और उसके लिए ये संकट भी होता है कि इस रचना में कैसे वह प्रवृत्त हो और उसके साथ पूरी तरह से न्याय कैसे करें। थोड़ा सा हम और भी देख लें कि प्रेमचंद ने एक पुरुष होते हुए भी, जब उन्होंने 1931 के आसपास हंस का जो विशेषांक निकाला वो आत्मकथा विशेषांक था, उसमें उन्होंने आत्मकथा की बहुत ही सार्थक परिभाषाएं दी हैं। जो वो परिभाषा है वो पुरुष साहित्यकारों पर भी लागू होती है, आत्मकथाकारों पे और स्त्री साहित्यकारों पे। प्रेमचंद ने वहाँ पे आत्मकथा को परिभाषित करते हुए कहा है, आत्मकथा अपने हृदय पट को, अपनी ठोकरों को, अपने हारों को प्रकट करना है और उसके माध्यम से एक आदमी अपने जीवन के तत्व आपके सामने रखता है, अपने आत्मा के संशय और संघर्ष लिखता है, आपसे अपनी आप बीती कहकर अपने चित्त को शांत करना चाहता है, आपसे अपील करके
उद्योगों के औचित्य पर राय लेना चाहता है। ये प्रेमचंद ने एक कथाकार होने के नाते उन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है जिसका पालन करना चाहिए। अब दोनों विषयों को जब आत्मकथा और स्त्री दोनों विषयों पर हम बात कर रहे हैं कि आत्मकथा में स्त्री किस रूप में दिखाई देती है और स्त्री आत्मकथाएं किस रूप में अपना समाज में और साहित्य में स्थान रखती हैं, उससे पहले थोड़ी सी चर्चा ये कर लें कि हिंदी में आत्मकथाओं का कैसे हमें विस्तृत रूप दिखाई देने लगा और क्या कारण है कि हम थेरी गाथाओं को आत्मकथा नहीं कहते। मीरा के आत्मकथन को, आत्मसंवाद को, उनके रचनाओं को हम आत्मकथा नहीं कहते और ना ही महादेवी जी के जो संस्मरण हैं, रेखा चित्र हैं, उनको हम आत्मकथा नहीं कहते, जबकि वहाँ भी स्त्री की आप बीती है। इसलिए उन दोनों में पार्थक्य स्पष्ट करते हुए मैं अपनी बात रखूंगी। हिंदी में आत्मकथाओं का प्रारंभ चाहे जब से माना जाए, लेकिन उसके होने न होने का देर से होने के पीछे भी पूंजीवाद से लेकर उदारीवाद तक कितने ही कारण गिनाए जाएं, परंतु कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो अभी तक अनुत्तरित हैं। यदि आत्मकथा एक साहित्यिक विधा है तो उसकी आलोचना के मानक भी हमें तय करने होंगे। जो मानक हम कहानी या उपन्यास के लिए निर्धारित करते हैं, उस मानक पर हम आत्मकथा का विश्लेषण नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरी है कि हम अलग से विश्लेषण की पद्धति बनाएं। एक प्रश्न यह भी है कि क्या पुरुषों द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं से महिलाओं द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं भिन्न हैं? तो क्या उनके श्रेष्ठता के रूप अलग अलग हैं, पैमाने अलग अलग हैं? तो ये भी देखना होगा कि स्त्री और पुरुष की जो परिस्थितियां होती हैं, स्थितियां होती हैं, दृष्टियां होती हैं, वो अलग अलग हैं। अतः इन दोनों दृष्टियों से हमको देखना होगा। हिंदी में बहुचर्चित आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है, क्या भूलूं क्या याद करूं, और उसके चारों भाग बहुत प्रसिद्ध हुए, लेकिन प्रथम भाग को बहुत प्रसिद्धि मिली। लेकिन वहाँ उन्होंने अपने जीवन के उन स्थितियों का खुलासा किया है जिनको बताने से लोग बचते हैं, और यही शायद उसकी विशिष्टता भी है। लेकिन हिंदी में कुछ ऐसे भी साहित्यकार हैं जिन्होंने स्त्री आलोचना के लिए एक अलग दृष्टि ही बनाने की कोशिश की। वैसे ही एक आलोचक थे राजेंद्र कुमार यादव जी। राजेंद्र यादव जी ने स्त्री आत्मकथाओं को एक अलग दृष्टि देने की कोशिश की। उन्होंने अपनी नई नई परिभाषाएं बनाने की भी यत्न किए और उन परिभाषाओं के आधार पर वह स्त्री साहित्यकारों को आंकते हैं, उनके बारे में बताते हैं। राजेंद्र यादव ने स्त्री आत्मकथा के लिए जो लिखा है वह जानना चाहिए। स्त्री की हर आत्मकथा अपनी आत्मकथाओं की एक ऐसी निजी दास्तान है जो घर घर में घटित होती है। पुरुषों की आत्मकथाएं उनके निजी संघर्षों की विजय गाथाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की आत्मकथाएं उनके निजी संघर्षों की विजय गाथाएं हैं, मगर स्त्री की आत्मकथा समाज और परिवार की उन भीतरी सच्चाइयों से साक्षात्कार है जिनकी चुभन जूते की कील की तरह सिर्फ पहनने वाला ही जानता है। यहाँ उनकी दृष्टि एकदम स्पष्ट है कि दोनों में आप कैसे, वो तो एक तरफ विजय गाथा पुरुष अपनी लिख रहा होता है, लेकिन स्त्री अपनी स्वानुभूति के आधार पर, उस जूते की कील की चुभन के आधार पर अपने जीवन की कथा और अपने जीवन की व्यथा को आपके सामने बयान करती है। अधिकांश लोग यह कहते हैं कि स्त्री का न अपना कोई घर होता है, न उसका कोई परिवार होता है, न नाम होता है, न धर्म होता है, न नस्ल होती है, न जाति होती है, न वेशभूषा होती है। वह पुरुष के अनुसार अपने आप को सांचे में ढालती जाती है। उसे सब कुछ पुरुष ने ही दिए हैं, अतः उसका किसी चीज़ पर अपना कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन लेखनी उसकी स्वतः होती है, वाणी उसकी स्वतः होती है, जिस पर किसी गैर का या किसी और का अधिकार नहीं होता। वह स्वतंत्रता पूर्व अपनी बात को लिख रही होती है, व्यक्त कर रही होती है, और जिन स्थितियों से उसने उसका साक्षात्कार किया हो, दिनचर्या में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में झेला हो। और यही कारण है कि आत्मकथाओं के प्रति आज पाठक वर्ग बढ़ रहा है।
आप देखेंगे कथा साहित्य में अभिरुचि लोगों की है, लेकिन आज लोग आत्मकथा भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आत्मकथा में लेखक का या रचनाकार का या जो लिख रहा होता है उसका जीवनानुभव होता है, और उस जीवनानुभव में किस किस्म की विशिष्टता होती है और उसको वह कैसे अपनी आत्मा के सच के साथ बिना दुराव, बिना छिपाव, बिना किसी लगाव के साथ बड़ी ही कठोरता के साथ और अपने परिवेश और परिचितों के प्रति बिना किसी दुराग्रह के साथ उसको व्यक्त कर रहा होता है। स्त्रियों के लिए हम ये सब जानते हैं कि जो रचनाकार हो या समाज के जो भी पितृसत्तात्मक लोग हैं, वह स्त्रियों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग अपनी माँ, बहन, बेटी के लिए, दूसरों के लिए अनुचित या अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके वो मानदंड वहाँ बदल जाते हैं जब उनकी माँ, बहन, बेटी की बात आती है। अपनी माँ, बहन, बेटी के लिए वो अपशब्द नहीं सुनना चाहते, लेकिन वही व्यक्ति दूसरे की माँ, बहन, बेटी को अपशब्द कहता और बोलता चला जाता है, तब उसके लिए सामाजिक जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, दूसरी होती हैं। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज है वो अपनी परंपराएं और मान्यताएं बदलता रहता है, और यही कारण है कि स्त्री उसका प्रतिवाद करती है। स्त्रियों के लिए लेखन हमेशा से ही एक वैकल्पिक संसार रचने का माध्यम रहा है। समाज में, परिवार में मर्यादाएं स्त्रियों से निर्धारित की जाती हैं। अगर स्त्री कोई भी गलत काम करती है तो परिवार की नाक कटती है, और उस परिवार का कोई भी पुरुष चाहे जहाँ घूमता रहे, चाहे जो करता रहे, उससे परिवार की मर्यादा पर, सम्मान पर कोई आंच नहीं आती। जहाँ हमारा पितृसत्तात्मक समाज स्त्रियों से अपने सम्मान की बात करता है, तो फिर उसके लेखन के लिए उसका एक अलग नज़रिया भी होना वाजिब है। तभी आप समझ पाएंगे कि स्त्री और स्त्री की आत्मकथा और आत्मकथा में स्त्री किस रूप में हमारे सामने दिखाई देती है। अगर हम देखें तो जहाँ तक आत्मकथाओं के विकास का संदर्भ है, तो हमें 21वीं शताब्दी में दिखाई देने लगता है, और प्रारंभ में 1915 और 16 तक के स्त्री दर्पण में स्त्री दर्पण पत्रिका के अंकों में धारावाहिक के रूप में एक प्रकाशित होती रही सरला एक विधवा की आत्मजीवनी। सरला एक विधवा की आत्मजीवनी को हम हिंदी की, जो धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई थी स्त्री दर्पण पत्रिका में, उसे हम हिंदी की पहली आत्मकथा मान सकते हैं, जो एक महिला की आत्मकथा है जिसे दुखनी बाला के नाम से लिखा गया था। और उसके बाद हमें जो स्त्री आत्मकथाओं का, क्योंकि स्त्री जब आत्मकथा लिखती है तो उसके साथ उसके जो पारिवारिक मर्यादाएं होती हैं, बहुत सारी स्त्रियां घटना को झेलती हैं, सहती हैं, लेकिन उसको व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें ये लगता है उससे उनके परिवार, उनके माता पिता के सम्मान को आंच आएगी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ साहित्यकारों ने, कुछ महिला कथाकारों ने खुलकर बड़े बेबाकी से अपने जीवन के बारे में लिखा है। उनमें जो महत्वपूर्ण लेखिकाएं हैं उनमें हम नाम ले सकते हैं, दिनेश नंदिनी हैं। दिनेश नंदिनी डालमिया की आत्मकथा है मुझे माफ़ करना। कृष्णा अग्नोत्री की आत्मकथा है लगता नहीं है दिल मेरा। कुसुम अंसल की आत्मकथा है जो कहा नहीं गया। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है हादसे। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडली बसे, या गुड़िया भीतर गुड़िया, बात हम गुड़िया भीतर गुड़िया पर भी करेंगे। प्रभा खेतान की अन्या से अनन्या। मन्नू भंडारी जी की एक कहानी यह भी। चंद्रकिरण सोनरिक्सा की पिंजरे की मैना। पद्मा सचदेव की बूंद बावड़ी। कौशल्या वैशंत्री की दोहरा अभिशाप, और अंत में निर्मला जैन की जमाने में हम। इनमें से मैं कुछ जो आत्मकथाएं मुझे बहुत अच्छी लगी और जिन पे मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहूँगी, जो अपने आप में एक विशिष्ट रचना के रूप में, विशिष्ट साहित्यिक रचना के रूप में पाठ की जानी चाहिए, ऐसी आत्मकथा पर भी मैं बात करूँगी। स्त्रियों की आत्मकथाओं में अगर हम देखें क्या मुख्य तत्व हमारे सामने आता है, तो वो पितृसत्तात्मक जो सोच है और जो सामंती
और सामंतीय परिवेश के जो मूल्य हैं उनका नग्न और तथ्यपरक वर्णन है। उतना अन्य किसी साहित्यिक विधा में आपको देखने को नहीं मिलता। आप कहानी पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, एक ही रचनाकार की आप पढ़िए, लेकिन आपको उतना नग्न और यथार्थ चित्रण नहीं मिलेगा जितना पितृसत्तात्मक सोच और सामंती मूल्यों की नग्नता का और उनके यथार्थता का चित्रण स्त्री आत्मकथाओं में देखने को मिलता है। वहाँ पुरुषवादी परंपरा, मूल्यों, मान्यताओं, रूढ़ियों के प्रति आक्रोश, गुस्सा, व्यवस्था भी है, साथ ही साथ उनके प्रति मूक या फिर यूँ कहें कि खुला विद्रोह भी हमें पूरी तरह से दिखाई देता है। महिलाओं की आत्मकथाओं के माध्यम से खास तौर से घर के भीतर की जो सोच है, पितृसत्तात्मक सोच है, और व्यवहार की जो सबसे विश्वसनीय और ये भी हम कह सकते हैं कि क्रूर और कटु, बेहद ही कष्टप्रद तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। स्त्री की आत्मकथा में उसका बचपन, उसकी युवावस्था, वैवाहिक जीवन की समस्याएं, पितृसत्तात्मक सोच और व्यवहार धीरे धीरे उजागर होने लगता है। हम ये देखते हैं कि ऊपर से देखने में एक आवरण के रूप में, खोल के रूप में कोई भी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उस खोल के अंदर प्रवेश करते हैं तो परत दर परत उसका एक एक आवरण आपसे सामने से हटता जाता है, और तब आप उस वास्तविकता से मूल रूप से, मुख्य रूप से परिचित हो पाते हैं। तब आपको लगता है कि शायद ये सही रहा होगा या शायद यह सही है। पितृसत्ता सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परंपराओं और मान्यताओं के माध्यम से ही अपने आप को जिंदा रखने का प्रयास करती है, क्योंकि अगर कोई नहीं मानेगा तो उसकी बात ही नहीं करेगा, उसके प्रति विरोध ही नहीं करेगा, उसका अवलंबन ही नहीं कर, मतलब उसके प्रति समर्पण नहीं करेगा, उसका अनुगमन नहीं करेगा। इसलिए वो अपनी उसी सोच और आर्थिक धार्मिक मान्यताओं के कारण अपने आप को जिंदा रखती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती जाती है। ध्यान दीजिएगा, एक ही बेटा जो अपनी माँ बहन के लिए बहुत ही अच्छे विचार रखता है, वही बेटा क्या कारण है कि अपनी पत्नी के लिए उतने अच्छे विचार नहीं रख पाता। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक की बात कर रही हूँ। ना सारे लोग खराब हैं, ना सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच आप देखें कि दोनों चीज़ें हैं। फिर ये सोच अगर पिता में थी तो धीरे धीरे जब बेटा पिता बनता है, पति बनता है, बेटा जब दादा बनता है, तो वो कहीं ना कहीं उस अपनी परंपरा, अपने बाबा, अपने दादा की सोच की परवरिश कर रहा होता है, उसी रास्ते पे चल रहा होता है। वे इसीलिए जो हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, वो समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलती रहती हैं। किंतु पितृसत्तात्मक जो परंपराएं हैं वो वक्त के साथ जब बदलती हैं, फिर भी वो अपना मूल अस्तित्व, अपनी मूल सोच कभी भी नहीं खोती हैं। किसी भी परंपरा या मान्यताओं को तोड़ना बहुत कठिन होता है पुरुष के लिए, लेकिन स्त्री या लड़की के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल इसलिए है कि उससे उसके सारे संबंधों पर आँच आती है। अगर बहन है, अगर माँ है, अगर पत्नी है, अगर बेटी है, तो उससे सारे संबंध, क्योंकि सारे संबंधों का जो सामाजिक हमारे ढांचा है वो स्त्री से जुड़ा हुआ है, और इसलिए स्त्री जरा भी विरोध करती है तो उससे हमारे सारे सामाजिक संबंध कहीं ना कहीं विघटित होते हैं। हेनरी हैवलॉक एलिस ने कहा था, एलिस ने ये कहा कि हर कलाकार अपनी ही आत्मकथा लिखता है। हर कलाकार अपनी ही आत्मकथा लिखता है। कुछ कलाकार आत्मकथा न लिखकर भी कलाकार रहते हैं, और बहुत से आत्मकथा लिखने के बावजूद कलाकार नहीं हो पाते। ये सही भी है। अगर हम ये देखें तो हम इस आधार पर रचनाओं को देख सकते हैं और आत्मकथाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। मैं पहले दो बहुत ही धनाढ्य और संपन्न कथा लेखिकाओं की आत्मकथा की बात कहूँगी।
और जो सबसे पहले हम ले रही हूँ वह है हिंदी साहित्य में कुसुम अंसल की आत्मकथा है, जो कहा नहीं गया। इस नाम से ये लगता है जो कहा नहीं गया वो उनकी आत्मकथा का एक ऐसा कच्चा चिट्ठा है जो ऐसा महसूस कराता है कि वह सब कुछ उनसे सहा नहीं गया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में औरतें बेटी, पत्नी और माँ होने के अनेक स्तरों पर उपेक्षा, अपमान, अतृप्ति, उदासी, अधीनता सब कुछ सहन करने को विवश हैं। इसी से उनके अंदर कुंठाएं पनपती हैं। कुसुम अंसल मनोविज्ञान से एमए थी। वो मानव मन का अध्ययन विश्लेषण करती हैं और कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जिस रूप में अपने आप को देखा, आर्थिक जीवन की जटिलताएं उनके जीवन में नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, कोई अभाव नहीं था। वो उनके पति एक उच्च वर्ग के व्यवसायी थे। वो अपने व्यवसाय में मस्त रहते थे, व्यस्त रहते थे, और बच्चे उनके आत्मनिर्भर होने की प्रक्रिया में थे। घर में कोई विरोध भी नहीं था कि ये मत करो, वो मत करो, ना टोका टोकी थी। लेकिन फिर भी उनकी जो मुख्य समस्या थी वह समस्या धनवान होने की समस्या थी। धनवान हो कहा जाता है कि सारी समस्याएं मध्यवर्गीय और गरीब स्त्रियों की हैं। यहाँ धनवान स्त्रियां भी यह लिख रही हैं कि जो कहा नहीं गया, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जीवन की जो जटिलताएं हैं वो अलग तरह की हैं। जटिल परिवेश में सीधे सीधे जो रास्ते हैं, जो हमको लगता है सीधे सपाट चले जा रहे हैं, वो रास्ते भी कभी कभी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। यह सही है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक साइकिक अतीत होता है जो जीवन की विशेष या कठिन परिस्थितियों, घटनाओं, दुर्घटनाओं, संतापों के कारण उसके अवचेतन में एक विषाक्त भाव के रूप में उत्पन्न कर देता है। अवचेतन में गहरे जो भाव होते हैं उनसे हमारे संबंध भी प्रभावित होते हैं। अब देखिए, वो एमए मनोविज्ञान से हैं, मनोविज्ञान की विद्यार्थी रही हैं, और किस रूप में वह अपने अवचेतन और दूसरों के अवचेतन को मूल्यांकित करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदियों से चली आ रही जो गुलामी परंपरा है, जिसमें जो पति है वह मालिक है, उससे बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी पत्नी कह नहीं पाती, और आत्मस्वीकार और कुंठाओं से उसका जेहन भर जाता है। फिलहाल जो औरत की आत्मकथा होती है वह उसके जीवन की वह स्थिति होती है जहाँ वह साफ गोई से अपनी बयानी कर रही होती है। और अगर जो कहा नहीं गया इस आत्मकथा को देखें तो महिलाओं की या स्त्रियों की आत्मकथा में उसे नींव का पत्थर कहा जाना चाहिए कि सारी सुविधाएं, सारे सुख, समृद्धि, धन दौलत के बीच भी वह मानसिक विकार उस रूप में उनको ग्रसित कर लेता है कि उनको लगता है कि उनका जीवन अभाव से परिपूर्ण है, उनका जीवन जो है वह पूरी तरह से त्रासित है और ग्रसित है। तो फिर जब ये जब धनवान स्त्री की बात है, संपन्न धनाढ्य स्त्री की बात है जो अपनी आत्मकथा में कह रही हैं, तो कल्पना कीजिए जो दलित है, जो निर्धन है, जो गरीब है, वह कितने स्तर पर उस शोषण की प्रक्रिया को देखती है, झेलती है और अपने जीवन में भोगती भी है। इस रूप में हम उसको देखते हैं। तो दूसरी हम आत्मकथा ले रहे हैं, वह है कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा लगता नहीं दिल मेरा। लगता नहीं दिल मेरा, आप शीर्षक देखिए। और इस शीर्षक के माध्यम से एक स्त्री व्यक्त कर रही है लगता नहीं है दिल मेरा, यानी दिल कहीं ना कहीं लगाने की वस्तु है। और अगर दिल नहीं लगता है ना घर, ना बाहर, ना किसी और कार्य में, तो उसका कारण स्वयं स्त्री है या समाज है या परिवार है या कोई और है। महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो आप कह सकते हैं सामंतवादी दृष्टिकोण है, लेखिका उसको यहाँ पर उठाती हैं। उनका यह कहना कि स्त्री जब अनेक षड्यंत्रों
कि सच्चाई को स्पष्ट करने के लिए बड़ा साहस जुटाती है तो उसकी आत्मकथा का मूल्यांकन सही संदर्भ में होना चाहिए। यह पूछना व्यर्थ होता है कि इसकी विश्वसनीयता और उसकी प्रामाणिकता का क्या सबूत है। सब जानते हैं कि हर बात का सबूत या चश्मदीद गवाह नहीं होता। वे खुद ऐसा लगता है कि कोर्ट में जाकर बहस कर रही हों या खुद ही अपनी सफाई में अपनी बात कह रही हों, तो उस तरह की भाषा का वो पूरे आत्मकथा में प्रयोग करती हैं। वे खुद लिखती हैं कि भारतीय समाज में पुरुष हिंसा और स्त्री प्रतिशोध की एक और चश्मदीद गवाह या पीड़िता का नाम है कृष्णा अग्निहोत्री। पीड़िता को बार बार यह एहसास हुआ या कराया गया कि अकेली रहने वाली महिला पर प्रत्येक पुरुष अपना अधिकार जमाना चाहता है। किसी की दृष्टि उसके ऊपर यानी उसके शरीर पर, उसकी जायदाद पर होती है। हुजूर, अब देखिए फिर ये कोर्ट में वो बहस कर रही हो, मानो इस तरह की भाषा करती। हुजूर, सच कहूँ तो शायद दोनों पर होती है। स्त्री देह ही स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी संपत्ति भी है और सबसे बड़ा हथियार भी है। इस चीज़ को वो स्वयं स्वीकार करती हैं और फिर आगे कहती हैं कि योर ऑनर, मगर देखना यही है कि स्त्री का इस संपत्ति या हथियार पर अपना कितना स्वामित्व है, नियंत्रण है। कृष्णा अग्निहोत्री ने बहुत ही मार्मिक ढंग से अपने शोषण, अपने पारिवारिक जीवन, साहित्यिक जीवन, मठाधीशी, जो साहित्य जगत में भी है बाहर भी है, मठाधीशी का खुलासा करती हैं। इसीलिए लेखिका अपनी बोल्डनेस के लिए बहुत चर्चा में रही और वैयक्तिक जीवन में कृष्णा जी बार बार एक्सपेरिमेंट करती हैं, प्रयोग करती हैं और हर प्रयोग में वह कहीं ना कहीं असफल होती चली जाती हैं। इन सब से इतर थोड़ा अलग हटकर मुझे चंद्र किरण सोनरिक्शा की जो आत्मकथा है पिंजरे की मैना, पिंजरे की मैना मुझे बहुत प्रभावित करती। अब यहाँ आप देखिए कि जो आत्मकथा में स्त्री किस रूप में आती है। आपने नाम सुना होगा, उन्होंने काफ़ी कहानियाँ वगैरह लिखे हैं, बहुत अच्छी लेखिका रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपनी आत्मकथा में एक मध्यवर्गीय साधारण स्त्री की वेदना को, उसकी व्यथा को व्यक्त करती हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ एक भोक्ता के रूप में भोगा है। इसीलिए यह आत्मकथा अन्य स्त्रियों की आत्मकथाओं से एकदम भिन्न है। यह एक ऐसी आत्मकथा है जिसके लिए परिवार की मर्यादा, पारिवारिक ढांचे की सुरक्षा सर्वोपरि है, जो अपने पति की सब गलतियों को केवल इसलिए माफ़ करती है क्योंकि घर परिवार को त्याग कर अकेली जीने वाली स्त्री को समाज कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। समाज अकेली रहने वाली स्त्री को परित्यक्ता, तिरस्कृत भाव से ही देखता है। इस कारण उन्होंने अपने पति का घर नहीं छोड़ा, सब कुछ सहती रही। यह आत्मकथा मध्यवर्गीय जीवन की स्त्री की कथा है और साथ ही साथ मध्यवर्गीय पुरुष की गाथा भी है और कथा भी है। पुरुष अक्सर अपने सामंती संस्कारों के चलते अपनी ही सुख सुविधाओं में निमग्न रहते हैं, औरत की दुविधा से पूरी तरह से बेखबर होते हैं। ऐसे में स्त्री अधिक योग्य हो, काबिल हो, अपनी एक स्वतंत्र पहचान रखती हो, तो जो सामंती संस्कारों वाला पुरुष है वह अंदर ही अंदर कुंठित हो जाता है, उससे प्रतिस्पर्धा भी रखने लगता है। दो रोटी पाने की आस में जीवन भर स्त्री न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती रहती है और उसी दो रोटी की कुर्बानियों को चंद्र किरण सोनरिक्शा जी ने अपनी इस आत्मकथा पिंजरे की मैना नाम से, शीर्षक से ही आपको लगेगा, नाम शीर्षक जो है आत्मकथा का बहुत ही प्रभावी है।
जहाँ वह 2 रोटी की आस को व्यक्त करती हैं। और लेकिन अपने पति पर कभी भी वो 2 रोटी की आस उन्होंने रखी नहीं, लेकिन पति को ये भरोसा था कि यह 2 रोटी की वजह से घर छोड़ना नहीं चाहती। पति की नौकरी बहाल हो या वो सस्पेंड हो, वो पूरी गृहस्थी की जो गाड़ी है खुद ट्यूशन करके, नौकरी, रेडियो प्रोग्राम, कवि सम्मेलनों के जरिए अतिरिक्त आय का प्रबंध करके अपनी गृहस्थी की गाड़ी को खींचती हैं। यदि चंद्र किरण सोनरिक्सा के समूचे जीवन को पतिव्रता स्त्री का आत्मघाती जीवन कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है, मैं कोटेशन या उद्धरण आपके सामने रखना चाहूँगी। मैंने दूसरा निश्चय किया, कहानी लिखूंगी पर इन्हीं को पकड़ा दूंगी, फिर वह प्रकाशन के लिए भेजें या ना भेजें, मेरा कोई सीधा संपर्क नहीं रहेगा। न संपादक के पत्र आएंगे, न ये रोज के झगड़े होंगे। अब स्त्री सब कुछ छोड़ देती है, कहती है कि रोज के झगड़े से अच्छा है कि मैं सब कुछ अपने पति पर छोड़ दे रही हूँ, उनको जैसा करना हो वह करें। ऐसा पिंजरे की मैना की लेखिका चंद्र किरण सोनरिक्सा सोचती है। आदर्शवादी पतिव्रता पत्नी की भूमिका में उतरकर चंद्र किरण सोनरिक्सा का यह निर्णय उनके वर्तमान और भविष्य, व्यक्ति और लेखन दोनों को कहीं न कहीं छीण कर जाता है, कमतर आंकता है, और इस रूप में पिंजरे की मैना में उनका वह सशक्त भाव नहीं दिखाई देता जो मुझे अन्य स्त्री लेखिकाओं की आत्मकथा में दिखाई देता है। एक और सबल समर्थ लेखिका प्राध्यापिका मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा पर भी मैं बात करना चाहूँगी। मन्नू भंडारी जी के बारे में हम सब जानते हैं कि वे बहुत ही संवेदनशील कथाकार रही हैं। उतनी ही संवेदना के साथ, उतनी ही गहन सोच के साथ उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। अपने पति राजेंद्र यादव जी की संबंधों, पारिवारिक जीवन, बुद्धिजीवी जीवन, लेखन जीवन सबको उन्होंने लिखा है। और यदि राजेंद्र यादव मुड़ मुड़ के देखता हूँ के माध्यम से वो लिखते हैं, कितना भी लेखक बुद्धिजीवी हो, स्वतंत्र चेता हो, दूसरी स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छा हो और अपनी पत्नी के लिए वो उतना अच्छा ना हो, तो पत्नी किस प्रकार के सोच को अपने लेखन में व्यक्त करेगी। अगर घर गृहस्थी के दायित्व के अतिरिक्त लेखन में उन्होंने उनका सहयोग दिया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। इस चीज़ को भी उन्होंने स्पष्ट रूप से किया है। अपनी आत्मकथा एक कहानी यह भी में मन्नू भंडारी जी ने यह स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं उनकी रचनाओं में पात्रों के माध्यम से वे स्वयं उपस्थित रहे हैं, क्योंकि यह आत्मकथा प्रतिष्ठित रचनाकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व के आपसी संबंधों के इर्द गिर्द उन्होंने लेकर रचा है, लिखा है। पूरी आत्मकथा में पितृसत्तात्मक परंपरा के स्वीकार और अस्वीकार को लेकर एक बड़ी भ्रामक सी स्थिति बनी हुई है। स्वयं मन्नू भंडारी जी भी इस बात को स्वीकार करती हैं। वे लिखती हैं, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी ने किसी न किसी बात पर हमेशा टक्कर चलती रही, तो वो न जाने कितने रूपों में मुझ में विद्यमान हैं। कहने का आशय ये है कि पिताजी से टकराहट पितृसत्तात्मक सोच के कारण थी, लेकिन कहीं न कहीं ये जो सोच है वो मन्नू जी के जीवन में गहरे तक जड़ जमाता चला गया और ये लिंग भेद
और रंग भेद जो हमारे भारतीय समाज में अभी भी बखूबी देखने को मिलता है। लड़की गोरी हो तो बहुत सुंदर है, लड़की काली हो तो वह सुंदर नहीं है। उसके रूप, उसके व्यक्तित्व, उसके सौंदर्य का मूल्यांकन हमारा समाज उसकी वर्ण की गोराई से करता है, उसकी रंगत से करता है। और इस रंगत की पीड़ा को मन्नू जी ने बचपन से झेला था। और स्वयं उसके पिता के लिए तो सारे बच्चे, चाहे गोरे हों, काले हों, कैसे भी हों, माता पिता के लिए उसके बच्चे सबसे अच्छे होते हैं। लेकिन मन्नू जी ने व्यक्त किया है कि उसके पिता ने ही बचपन से रंग भेद की स्थिति, उनके पिताजी ने बचपन से ही वो रंग भेद की स्थिति व्यक्त की। उनकी बहन गोरी थी और वे सांवली थी, तो उस बहन को बार बार गोरी, स्वस्थ और हंसमुख होने के कारण वो बहुत ही मानते थे, प्रश्रय देते थे, उसकी बड़ाई करते थे, उससे तुलना करते थे। तो उससे कहीं ना कहीं मन्नू जी का आत्मविश्वास टूटता गया, उनके आत्मविश्वास को ठेस बनी। एक ही पिता की दो संतानों में अगर माता पिता ही दोनों में तुलना करें तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास क्षीण होता है। तो बचपन से वहाँ उन स्थितियों को उन्होंने झेला था। लेकिन बाद में भी इस पितृसत्तात्मक सोच से जो जन्मे हुए संत्रास थे वो अंदर अंदर उनको व्यथित कर जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसे वह अपनी इस आत्मकथा में व्यक्त करती हैं। मन्नू जी ने बदलती सामाजिक संरचना को बहुत करीब से महसूस किया था, देखा था, और उसे वह अपनी रचना में, इस आत्मकथा में दर्ज भी करती हैं। पितृसत्ता और सामंती संस्कार रूप बदलकर आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद है। आम आदमी से लेकर साहित्यकार तक सभी सामंती संस्कारों की गिरफ्त में हैं। कोई ये कह नहीं सकता कि मैं इस संस्कार से मुक्त हूँ। आप साथ रहिए, आप झेलिए, देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कहीं न कहीं वो सोच दिखाई दे रही होती है। मन्नू जी ने ये लिखा है कि राजेंद्र यादव भी इसके अपवाद नहीं थे। और मन्नू जी ने अपनी आत्मकथा में ये लिखा है कि मुझे इनकी नौकरी करने न करने से कोई शिकायत नहीं थी, ना कोई तकलीफ थी। तकलीफ थी तो केवल इस बात से कि जब आप नौकरी कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहते, तो कम से कम इतनी कुंठाएं पालकर मेरा और अपना जीवन तो इतना असहज और तकलीफ देह मत बनाइए, पर अपने अहम और सामंती संस्कारों से लाचार राजेंद्र करें भी तो क्या करें। इन सब के बावजूद भी वो ये समझती हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। वो उनको दोषारोपण भी नहीं कर रही हैं, वो कह रही हैं उनमें उनका कोई दोष नहीं है, ये हमारे सामंतीय सोच का ही दोष है। इतना रचनात्मक और स्त्री अधिकार से प्रेरित अगर हम देखें पक्षधर व्यक्ति, राजेंद्र यादव जी ने स्त्री विमर्श पर भी बहुत काम किया, दलित विमर्श पर भी बहुत काम किया, और इतना स्त्रीवादी सोच रखने वाला, इतना पक्षधर व्यक्ति भी जब अपने मेल ईगो से, अपने पुरुष अहम से मुक्त नहीं हो पाया, तो आम आदमी से हम कुछ विशेष अपेक्षा नहीं कर सकती। मन्नू जी ने पितृत्व की, जो पितृत्व है, की अवधारणा को भी उठाया है इस आत्मकथा में। राजेंद्र यादव के भीतर से सामंती संस्कारों से लड़ते लड़ते वो कई बार आहत हुई। अपने विचारों को व्यक्त करते हुए अपनी इस आत्मकथा या कहानी यह भी में उन्हें लगता है कि घर, परिवार, पति, पिता के माध्यम से लड़कियों, महिलाओं को नियंत्रित करने वाले कई तरह के पितृसत्तात्मक और सामंती संस्कारों का जो वर्णन है वह उनकी आत्मकथा में पूरी बेबाकी के साथ हुआ है। उसे पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और अगर आप एक संवेदनावादी दृष्टि से देखें तो आपको लगेगा कि मन्नू जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला और सहा भी है। एक बहुचर्चित आत्मकथा आपने जरूर पढ़ी होगी प्रभा खेतान जी की, जो हमेशा चर्चा में रही है। प्रभा खेतान की जो आत्मकथा अन्या से अनन्या है,
उस पर भी मैं बात करना चाहूँगी, जिसे बहुत बेबाक आत्मकथा कहा जाता है। और उन पर तमाम तरह के आलोचकों ने तमाम तरह की स्थितियां भी बयान की हैं, तमाम तरह के शब्दों का भी प्रयोग किया है। मैं उन उद्धरणों और शब्दों पर नहीं जाऊंगी। मैंने प्रभा जी को जितना पढ़ा है, जितना नज़दीक से जाना है, उस संदर्भ में मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में या कलकत्ता शहर में पढ़ते हुए बीए और एमए में उनके व्याख्यानों को, प्रभा केतान के व्याख्यानों को कॉलेज में और विश्वविद्यालय में मैंने सुना है। जिस गहन विश्लेषण से वो आती हैं, अपनी बात को रखती हैं, वो सब मुझे अनुभूत है। और मुझे ये लगता है कि एक पढ़ी लिखी दर्शन शास्त्र में शोध की हुई रचनाकार, धनाढ्य संपन्न रचनाकार अपनी आत्मकथा को अगर लिख रही हैं और स्वयं उन्होंने उस जीवन को जिया है, स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है, इन सब के साथ हमको उनको लेना पड़ेगा कि वह उनका जो जीवन है स्वयं ही स्वीकार है। हमारे समाज में स्त्री को 3 रूपों से देखने की पद्धति रही है, पत्नी के रूप में, रखैल के रूप में और वेश्या के रूप में। पत्नी के रूप में वह ग्राह्य है और प्रशंसनीय है, लेकिन बाकी 2 रूपों में हमारा समाज उसको स्वीकार नहीं करता। एक समर्थ, एक जागरूक, एक संपन्न, आर्थिक रूप से स्वावलंबी स्त्री किस रूप में अपनी आत्मकथा में रखैल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करती है, ये सोचने की बात है कि कितनी, आप कह सकते हैं कि कितने विचारोत्तेजक रूप में या कितने खुलेपन के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी बात को रखी है। मैं उनकी आत्मकथा अन्या से अनन्या पर बात कर रही हूँ। मैं उन्होंने खुलकर अपने जीवन की गतिविधियों के बारे में लिखा है। इस आत्मकथा का प्रारंभ ही आप देखेंगे कि वो अपने से दुगुनी उम्र के डॉक्टर सर्राफ से प्रेम करती हैं, क्योंकि सामाजिक बंधनों के तहत वह उनकी परिणीता नहीं बन सकती थी। और ऐसे में एक विवाहित पुरुष से प्रेम करने के बाद एक स्त्री को समाज कौन सा दर्जा देता है, वो हम सब उससे परिचित हैं। और उसे उन्होंने स्वतः स्वीकार किया था, उस स्वरूप को। इस आत्मकथा का जो प्रारंभ होता है डॉक्टर सर्राफ के साथ उनकी विदेश यात्रा से होता है। फिर उनके बचपन, उनके मारवाड़ी जीवन में जन्म के कारण पाबंदियों में जो बचपन उनका बीता रहा, रोक टोक की स्थिति रही, सांवले रंग के कारण, माँ की अवहेलना, पिता के कठोर नियम, फिर पिता की मृत्यु, माँ की आर्थिक तंगी, अमेरिका यात्रा, और इसी बीच डॉक्टर सर्राफ से मुलाकात, प्रेम प्रसंग इत्यादि का चित्रण है। व्यवसाय जगत से जुड़ना भी है और अंत तक डॉक्टर सर्राफ की होकर रहना, उनके परिवार से जुड़े रहना और परिवार से लेकर उनकी मृत्यु तक का विवरण उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपनी आत्मकथा में रखा है। ये सोचने की बात है कि जिस रखैल शब्द को हमारा समाज या पितृसत्तात्मक समाज सुनना पसंद नहीं करता, उस शब्द को वो बार बार व्यक्त करती हैं और उसे अपनी बड़ी बेबाकी से स्वीकार करती हैं और रखती हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अन्या से अनन्या का जो पहला पाठ है वह हताशा की पीड़ा और आक्रोश दोनों को एक साथ गहराता है। लेकिन जो उसका दूसरा पाठ है वह बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ अपने को सहेज कर उठने, जूझने और परिस्थितियों की से लड़ने भिड़ने और कर्ता बनने की जो एक मानवीय जिद है, अपने आप को स्थापित करने की जो स्थिति है, वह उनको विशिष्ट भी बनाता है। वे स्वयं कहती हैं कि स्त्री होना कोई अपराध नहीं है, पर नारीत्व की आंसू भरी नियति स्वीकारना बहुत बड़ा अपराध है।
कहने का आशय है कि जब वो स्वयं स्वीकार कर कोई अपराध नहीं है, लेकिन नारीत्व की आंसू भरी नियति को स्वीकारना बहुत बड़ा अपराध है। इस बात में उनका आत्मविश्वास भी है। अगले जन्म मोही बिटिया न कीजो कहने से कुछ नहीं होगा। अगले जन्म बाबा मोहे बिटिया ही कीजो, और बिटिया बनकर ही इस समाज को आगे ले जाने में ही स्त्री की जो चेतना है वह उसके उस भावबोध से उसके संसार को भरती है। किसी जगह से पलायन, मुक्ति का आग्रह नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब आप उनकी आत्मकथा को पढ़ते हैं तो आपको लगता है, और वो एक प्रश्न उठाती भी हैं कि औरत जब प्रेम पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं, लेकिन प्रेम की परिणति जो होती है वह स्त्री को ही क्यों झेलनी पड़ती है। पुरुष प्रेम करके एक नहीं, दो नहीं, तीन, कई प्रेम कर सकता है, लेकिन अगर स्त्री एक के अतिरिक्त कोई प्रेम करती है या एक से ही प्रेम करती है या विवाहित है या बच्चों का पिता है, तो उसके प्रेम को हम बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं। इसीलिए वह एक प्रश्न उठाते हैं कि औरत जैसे पुरुष के लिए जीती है, जैसे जीती है का मतलब है बहुत ही एकनिष्ठ समर्पण की ज़मीन पर होती है, समर्पण की ज़मीन पर संवेदना से जुड़ी होती है, पुरुष भी क्यों नहीं औरत के लिए जी पाता। उनकी आत्मकथा में एक लाइन है, उसी को मैं बताना चाह रही थी कि औरत जैसे पुरुष के लिए जीती है, अकुंठ एकनिष्ठ समर्पण की ज़मीन पर संवेदना की तरलता से सिंचित इकाई के रूप में पुरुष भी क्यों नहीं औरत के लिए जी पाता। उनका यह कहना कि क्या सारी वैधता 7 फेरों से मिलती है। वे स्वयं जानती थीं कि उनका समूचा वजूद पत्नीत्व की संस्था के लिए खुली चुनौती है, क्योंकि विवाह हमारे यहाँ एक संस्था है और उसमें पत्नीत्व, पत्नी बनना उस संस्था के प्रतिनिधि बनने के जैसा है या उस संस्था का अनुगमन करने जैसा है। तो 7 फेरों से हमारे यहाँ बहुत सारी मान्यता मिल जाती है, स्त्री को भी और पुरुष को भी, और दोनों उस रूप में अभी अपनी अपनी स्वतंत्रता से अपने जीवन को जीने के लिए आगे की ओर बढ़ते भी हैं। इतने साहस के साथ वो व्यक्त करती हैं, इसलिए मुझे उनकी आत्मकथा में जो ईमानदारी ये लगती है कि स्वयं स्वीकारोक्ति है कि गलत उन्होंने अगर किया है तो उसको स्वीकार करती हैं बेबाक ढंग से। उनमें तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन उनके बावजूद भी एक ईमानदार आत्मकथा कही जा सकती है। अगली जो बहुचर्चित आत्मकथाकार हैं, लेखिका हैं, कथाकार हैं, मैत्रेयी पुष्पा की भी मैं बात करना चाहूँगी। मैत्रेयी पुष्पा द्वारा जो रचित आत्मकथा है उसको हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। दोनों पे बहुत विस्तृत और व्यापक रूप में चर्चा यहाँ संभव नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी बात जरूर करूँगी, क्योंकि कस्तूरी कुंडली बस है और गुड़िया भीतर गुड़िया दोनों उनके आत्मकथा के रूप में दिखाई देते हैं। आप उसको आत्मकथात्मक उपन्यास के रूप में भी देख सकते हैं। और इसीलिए जो थोड़ी सी बात ये भी बतानी बहुत ज़रूरी होती है कि आत्मकथा के लिए हम आत्मकथात्मक उपन्यास कैसे और क्यों कहें, तो आत्मकथा की विधा में ही मैं थोड़ी सी बात इसको बताकर अगर आगे बढ़ूंगी तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। आत्मकथा की विधा में संबंधित 3 शब्द ज़्यादा प्रचलित हैं। एक है आत्मकथ्य, दूसरा है आत्मकथा और दूसरा है आत्मकथात्मक उपन्यास। आत्मकथ्य एक समेकित संस्मरणात्मक कथन जो स्मृति के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। आत्मकथन में, आत्मकथ्य में जो लोग आत्मकथा नहीं लिखते वे संस्मरण जरूर लिखते हैं। और फिर दूसरा तो आत्मकथा है ही। तीसरा आत्मकथात्मक उपन्यास है जो आत्मकथा का कलेवर तो ली रहती है, लेकिन वह उपन्यास के भी कलेवर में होती है। आत्मकथात्मक उपन्यास में बड़ी स्वतंत्रता होती है और आप कह सकते हैं कि वो दोनों तरफ खुली हुई सुरंग की तरह है।
उसमें ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है, कितना सच है। लेखक या लेखिका को सुरंग के दोनों ओर से निकलने की बड़ी सुविधा रहती है। इसीलिए मैत्रेयी पुष्पा और दिनेश नंदिनी डालमिया ने आत्मकथात्मक उपन्यास लिखे हैं। मैत्रेयी पुष्पा अपनी कृति की भूमिका में स्वयं ही ये प्रश्न उठाती हैं कि इसे मैं उपन्यास कहूँ या आप बीती, इसे मैं उपन्यास कहूँ या आप बीती, इसी दृष्टिकोण से मैं इसको रखना चाहूँगी। मैत्रेयी जी की आत्मकथा के प्रथम भाग में यानी कस्तूरी कुंडली बसे में, जहाँ माँ की कथा से लेकर अपनी पहली पुत्री के जन्म तक की आप बीती पूरी सच्चाई और ईमानदारी से व्यक्त हुई है, वहीं दूसरे भाग में आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई जीवन के बाकी हिस्सों का वर्णन करती हुई लेखिका चलती हैं। पहला भाग जहाँ मैत्रेयी पुष्पा की माँ की संघर्ष गाथा है, वहीं दूसरा भाग स्वयं मैत्रेयी पुष्पा जी के जीवन की स्थिति को व्यक्त करता है। लेखिका की आत्मकथा होते हुए भी कस्तूरी कुंडली बसे में मैत्रेयी जी की भूमिका बहुत गौण प्रतीत होती है, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा विस्तृत रूप से व्याख्या नहीं करूँगी, विवेचन नहीं करूँगी। गुड़िया भीतर गुड़िया उनकी बहुचर्चित आत्मकथा है, जिसमें स्त्री जीवन का महाख्यान भी आप कह सकते हैं। समूची स्त्री जाति की ग्रंथियों को खोलना सघन आत्मीय संवाद है। यहाँ दिल्ली में प्रवेश करती ग्रामीण युवती जो दिल्ली की चकाचौंध देखकर भ्रमित होती है, दंग रह जाती है, पति के अनुरूप और गंवार शब्द का विरोध करती मैत्रेयी अपने आस पास की सहायता से आधुनिकता में अपने आप को ढालने की कोशिश करती हैं। उनकी 3 बेटियां होती हैं। छोटी बेटी का यह सवाल कि क्या मैं बेटा पैदा होने की आस में आई हूँ चुभता है। गुरुकुल एवं विगत जीवन के बारे में वे अपनी बेटियों को बताती हैं, उनके माध्यम से अपनी इच्छाओं को वो पूर्ण करना भी चाहती हैं। तीनों बेटियां उनकी डॉक्टर बनती हैं। माँ कस्तूरी की मृत्यु पर स्वयं बेटा बनकर वे पूरा क्रियाकर्म पुरुष की भांति करती हैं। बेटी के बहुत जोर देने पर वह लेखन कार्य में जुट जाती हैं। प्रारंभ में उनकी जो रचनाएं थी वह प्रकाशकों के द्वारा और स्वयं राजेंद्र जी के द्वारा भी वापस कर दी गईं और राजेंद्र यादव के साथ उनके संबंधों को किस प्रकार से उछाला गया, किंतु मैत्रेयी जी कहीं भी विचलित होती दिखाई नहीं देती। उनकी इस आत्मकथा को इसीलिए स्त्री जीवन का महाख्यान कहा गया है। उन्होंने लिखा है, क्या पाया और क्या क्या नष्ट हुआ, सब कुछ इस कहानी में है। अब हम वैसा कहाँ रहे जैसा कि हुआ करते थे। संभवतः यही रचनात्मक जीवन दृष्टि है और यही साहित्य की शक्ति भी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुड़िया के भीतर से निकली गुड़िया की संघर्ष गाथा भी अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील है और इस रूप में उनका यह आत्मकथ्य या आप बीती हमें एक आत्मकथा की ओर ले जाता है। स्त्री लेखिका और आत्मकथाकार के रूप में मैत्रेयी पुष्पा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपने भीतर के कमजोरियों को केवल व्यक्त ही नहीं करती बल्कि बीच बीच में वो हड़काती भी चलती हैं, उससे बातचीत करती हुई आपके सामने बड़ी झटके से रखती हुई चलती हैं। स्त्री आत्मकथा पर बात करते हुए मुझे रमणिका गुप्ता की आत्मकथा भी बहुत अच्छी लगी। मैं उस पर भी आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। उनकी आत्मकथा का नाम है हादसे। हादसे रमणिका गुप्ता के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, दृढ़ता, संघर्ष की क्षमता और
जिजीविषा के रूप में दिखाई देती है। उनकी आत्मकथा हादसे की श्रृंखला को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हादसे है, दूसरा कोयला खदानों में संघर्ष है, तीसरा 1973 में खदानों का राष्ट्रीयकरण, चौथा बिहार विधान परिषद से संबंधित है। वस्तुतः यह आत्मकथा लेखिका के ट्रेड यूनियन और राजनीतिक जीवन से जुड़े हादसों की दास्तान भी कही जा सकती है। इस प्रकार से यह आत्मकथा व्यक्तिगत जीवन, ट्रेड यूनियन के जीवन, उसके संघर्ष और उसकी राजनीतिक गतिविधियों के अनुभव को समेटती हुई चलती है। वे सबसे पहले अपने किशोर उम्र से हमको परिचित कराती हैं और फिर प्रौढ़ावस्था तक ले जाती हैं, और उसके बीच में जो चुनौतीपूर्ण रास्ते हैं और जिन रास्तों से वे, दुर्गम रास्तों से वे गुजरती हैं, उन रास्तों पर वो चलती हैं, वे रास्ते हमें स्तब्ध कर जाते हैं। सामान्य व्यक्ति उन रास्तों में उलझ जाता है। वक्त झंझोरता है और झकझोर कर उन्हें तो आगे ले ही जाता है, हमें भी पढ़ते हुए आगे ले जाता है, और हादसों से हम मुक्त नहीं हो पाते। सवाल जवाबों का सिलसिला उनके इस आत्मकथा में देखने को मिलता है। इसीलिए हादसे उनकी राजनीति की संघर्ष गाथा भी है। यह उनके एक एक संघर्ष की दास्तां भी कही जा सकती है। विवाह के संदर्भ में अपना निर्णय 1948 के ज़माने में सुनाना किसी स्त्री के लिए बहुत आसान बात नहीं थी, लेकिन जब उनके पिता ने उनसे विवाह की बात की, और विवाह की बात करते हुए उन्होंने, जब पिता ने कहा उनसे कि उनके पिता ने यह कहा कि फैसले के बारे में, कि विवाह के बारे में तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा, और नहीं तो तुम दोनों में से किसी एक को जहर खाना होगा, तुम दोनों में से माँ को या बेटी को। उनके पिता कहते हैं विवाह के संदर्भ में तुमको अपना फैसला बदलना होगा, अन्यथा माँ और बेटी में से किसी एक को जहर खाना होगा। तो वो बड़ी धड़ल्ले से जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि रमणिका उत्तर ने लिखा है कि मैंने तुरंत जवाब दिया। मेरी माँ और आप जिंदगी के सुख और दुख देख चुके हैं, भोग चुके हैं। मुझे अभी जिंदगी देखनी बाकी है, इसलिए जहर मैं नहीं खाऊंगी, बीबी जी खाएं। बीबी जी खाएं मतलब माँ खाएं, मैं जहर नहीं खाऊंगी। कल्पना कीजिए कि 1948 के समय एक स्त्री इस तरह से विवाह से अलग, पिता की मान्यता से अलग, पिता के तय किए हुए रास्ते से अलग अपना प्रेम विवाह करती हैं, स्वतंत्र रूप में अपने जीवन को जीने की परिकल्पना को सामने रखती हैं। रमणिका गुप्ता एक चिंतक या स्त्री विमर्शकार के रूप में अपनी पहचान बनाने का कोई दावा भी हमारे सामने नहीं करती, लेकिन उनकी जो सक्रिय जीवन की शैली है वह स्त्री मुक्ति के लिए, एक जो महिलाएं स्त्री मुक्ति की बात करती हैं उनके लिए एक मिसाल बन जाती है, क्योंकि वो अपने जीवन से ही उसको दर्शा देती हैं। वे मानती हैं कि पुरुष औरत को उसी हालत में बर्दाश्त करता है जब उसे यह यकीन हो जाए कि वह पूरी तरह से उस पर आश्रित है और खुद कोई निर्णय नहीं ले सकती। लेकिन अगर औरत निर्णय की क्षमता ले सकती हो, खुद मुख्तार होकर सामने खड़ी हो जाए, ऐसे निर्णय ले सकने वाली औरत जो चाहे बिन चाहे वह हीन भावना से पुरुष दब जाता है। ईर्ष्यावश शत्रुता का अंकुर मन में जन्म लेता है। वह समझता है कि औरत के पास उसके समान गुणों के अतिरिक्त आकर्षित और प्रभावित करने की क्षमता अधिक होती है, और इसे ही
वह अपने पौरुष के लिए चुनौती मान बैठता है। ये धारणा रमणिका गुप्ता ने हादसे आत्मकथा में लिखा है। उनकी आत्मकथा हादसे का महत्व केवल खदानों के मजदूरों के संघर्ष के प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में ही नहीं है, इससे आगे बढ़कर वह समय और समाज का सृजन भी करती हैं। अतः दो दृष्टियों से इसे बहुत संग्रह करने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना के तौर पर हमें मानना चाहिए। पहला ये है कि स्वतंत्रता, अधिकार, चेतना के रूप में, स्त्री मुक्ति आंदोलन के रूप में, स्त्री की मानसिक पराधीनता के मुक्ति के रूप में। यह कृति स्त्री को सबसे पहले मानसिक मुक्ति का मूल मंत्र देती है, जिसके बिना आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक हैसियत और कानूनी सुरक्षा सब बेमानी हो जाते हैं। रमणिका जी ने जो ये बात, बहुत बड़ी बात उन्होंने की कि मानसिक मुक्ति, स्त्री को आप पिंजरे से आज़ाद कर दीजिए, खुले आकाश में विचरण करने दीजिए और कहिए कि ठीक है, तुम जो मंजिल प्राप्त करना चाहती हो, तुम जहाँ चाहती हो, जो हासिल करना चाहती हो करो, तुम स्वावलंबी हो, समर्थ हो, कर सकती हो। लेकिन जब तक वो मानसिक दास्ता से मुक्त नहीं होगी, स्वयं नहीं मुक्त होगी, हम और आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए ये रचना मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने आपसे उसको शेयर करना चाहा और इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हादसे बहुत पठनीय है, प्रशंसनीय है। दूसरा, यह राजनीति की स्वार्थ एवं नकारात्मक स्थिति को भी व्यक्त करती है कि राजनीति किस हद तक व्यक्ति को हताश बना सकती है, उसको मानसिक रूप से परास्त कर सकती है। उस भाव को भी वह अपने उस आंदोलन के जरिए व्यक्त करती हैं। इसलिए दो कारणों से ये रचना मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक और भी बहुचर्चित कथाकार हैं, उनकी एक पद्मा सचदेव, उनकी आत्मकथा भी पठनीय है, उल्लेखनीय है। पद्मा सचदेव बहुत जम्मू की बहुत चर्चित कवित्री हैं, रचनाकार हैं। उनकी जो आत्मकथा है बूंद बावड़ी, वो पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि एक समर्थ, जागरूक, तमाम रचनाकारों की बात अभी हमने की, उनकी आत्मकथा की बात की, लेकिन यहाँ भी उनकी बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने पहले प्रेम विवाह किया, फिर तलाक हुआ, फिर विवाह किया। यहाँ भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है जीवन में। लेकिन यहाँ एक स्त्री उस भाव को व्यक्त करती है जब उसे अपने पति की सबसे अधिक ज़रूरत होती है और पति उस समय उससे विमुख हो जाता है, तो उसकी पीड़ा को बयान करना उसके लिए कितना ज़रूरी होता है, ये भाव इस आत्मकथा में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। पद्मा सचदेव बहुत कम उम्र में ही तपेदिक यानी टीबी के रोग की गिरफ्त में आ जाती हैं, जहां जीवन और मृत्यु के बीच बहुत तगड़ा संघर्ष होता है और अकेले वह टीबी जैसी बीमारी को झेलती हैं। ऐसे में जब उनके परिवार, उनके पति का साथ उन्हें देना चाहिए था, तब पति ने उनका साथ नहीं दिया। उन्हें तब महसूस हुआ, उन्होंने खुद लिखा है, कोटेशन है, उसे महसूस होता था है कि उससे ये महसूस होता है कि मेरा पति एक ऐसा छाता था जिसमें सिर्फ लोहे की छड़ियाँ थीं, कपड़ा न था। उसकी दिमागी हालत खुदकुशी करने की हो जाती है, लेकिन उसकी कविता, उसकी संवेदना, अपनी ज़मीन से उसका गहरा जुड़ाव, पेड़ पौधों, फूलों, फलों की यादें, जम्मू के खाने पीने की खास स्वाद उसे खुदकुशी के खिलाफ कर देता है। यह लड़की स्वतंत्र होने की हिम्मत जुटा लेती है।
किसी भी ये कोटेशन यहाँ समाप्त होता है। किसी भी परिस्थिति से उबरने के लिए आत्मकथाकार स्वयं अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़े और तपेदिक जैसी बीमारी से जूझने के बाद वह आगे बढ़ती हैं। इस रूप को उन्होंने बताया है। वे यह मानती हैं कि जहाँ तक हो सके स्त्री को समझौता करना चाहिए, पर अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व, अपने सम्मान और अपनी गरिमा को गंवाकर कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने आत्म सम्मान को गंवाकर हर जगह समझौता किया तो हर व्यक्ति आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाता चला जाएगा। और यही दुविधा स्त्री के जीवन को व्यथित करती है कि वह किस प्रकार से समाज से अपने विचारों को रखे और समाज से जूझे। इस भाव को भी लेखिका अपने पति के माध्यम से व्यक्त करती हैं। वे बौद्ध बावणी में लिखती हैं कि दीप जी का मोह रोम में मेरे भरा हुआ था, पर रोम रोम में अपमान, जिल्लत और शर्मिंदगी का धुआं भी उठने लगा था। मैं अक्सर सोचती थी मैं शायद शायरा हूँ, अपनी रोटी खुद कमा सकती हूँ। अगर मैं यह जिल्लत बर्दाश्त करूँगी तो वे औरतें क्या करेंगी जो रोटी को तो मोहताज है ही। अब सोचिए, वो सोचती हैं कि मैं शायरा हूँ, मैं कवित्री हूँ, मैं अपनी रोटी रोजी कमा सकती हूँ। अगर मैं ये जिल्लत रोज़ रोज़ बर्दाश्त करूँगी तो आम औरतों का क्या हाल होगा। और इसके बाद वो उससे तलाक ले लेती हैं। यहाँ उन स्थितियों का यह मतलब नहीं है कि स्त्री तलाक ही ले ले, पहले समझौता करना चाहिए। दोनों पक्षों में बातचीत के बाद ही आप समाधान और हल कर सकते हैं, क्योंकि कोई स्त्री या पुरुष यह नहीं चाहता कि उसका परिवार टूटे। परिवार के संयोजन में केवल स्त्री का ही सहयोग नहीं होता, पुरुष का ही भी सहयोग होता है और दोनों के सहभागिता से किसी भी परिवार की नींव होती है, परिवार की परिणति होती है, परिवार चलता है और बच्चों का भी उसी के साथ परवरिश चलती रहती है। दो आत्मकथा पे और बात करूंगी। एक और मुझे आत्मकथा बहुत अच्छी लगी, कौशल्या वैसंत्री की। वे दलित स्त्री हैं। उनकी आत्मकथा है दोहरा अभिशाप। अब देखिए, स्त्री और दलित स्त्री दोनों पे हम कुछ बात कर लें, नहीं तो अधूरा रह जाएगा यह व्याख्यान। उनकी आत्मकथा, कौशल्या वैसंत्री जी की आत्मकथा है दोहरा अभिशाप, जो अन्य आत्मकथाओं से अलग है। वे महिला हैं, अस्पर्श हैं, गरीब हैं। उनकी कहानी में संघर्ष की दोहरी ही नहीं तिहरी बुनावट है। कथा गढ़ंत नहीं है, सीधा सपाट संघर्ष है जो आम तौर पे सभी को प्रभावित करता है। माता पिता ने गरीबी से जूझते हुए अपनी लड़कियों को पढ़ाया, उनके विवाह किए, उसके बाद भी उनकी कथा भी पति कथा हो जाती है। पढ़ने लिखने विवाह के बाद की जो कथा होती है स्त्री की, वह पति कथा हो जाती है और उस पति कथा को ही उन्होंने अपनी इस आत्म कथा में विवेचित किया है। उनके पति स्वतंत्रता सेनानी थे, फिर भी उन्हें जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वह मान सम्मान उनको नहीं मिला। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं में कार्य करना प्रारंभ किया। अपने पड़ोस में आसपास उन्होंने निवास करने वाले व्यक्तियों का भी वो वर्णन करती हैं और उनसे वह सहानुभूति प्राप्त भी करती हैं, लेकिन पति की सोच पर उन्हें बहुत ताजुब होता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस तरह का हो सकता है। वह उनके बारे में लिखती हैं कि पत्नी को वह स्वतंत्रता सेनानी भी एक दासी के रूप में देखता था। पत्नी को वह स्वतंत्रता सेनानी एक दासी के रूप में देखता था। मैं खाना बन जाने पर खा लेती थी। तब उसने यह शिकायत मेरे भाई से की कि मैं उससे पहले खाना खा लेती हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि पत्नी सबसे पीछे खाए, जिसे भूख लगे वह खाए। जब उसने साबुन अलमारी में रखना शुरू किया तब
छोटे लड़के ने अपने पैसे से मुझे सर्फ का पाउडर खरीद कर दिया और राशन की चीज़ आप निकाल कर दी जो मैंने अपनी अलमारी में रख ली। अब आप ये सोचिए कि एक स्त्री जो खाना बनाती है, क्या वह किसी पुरुष से पहले खाना नहीं खा सकती? और एक सेना का उच्च अधिकारी, पढ़ा लिखा पुरुष होकर अगर यह पत्नी का विरोध करे कि वह उससे पहले क्यों खा लेती है, वह उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है, क्योंकि खाना बनाने वाली अगर पहले खा लेती है, भूख जिसे पहले लगे वो खाए। अगर आप ये कहते हैं कि हम समानता अधिकार का दर्जा स्त्री को देते हैं, तो भूख पर भी क्या पहले घर के मालिक का अधिकार होना चाहिए, किसी स्त्री का नहीं होना चाहिए? वैसे आम तौर पे ये धारणाएं अब अलग हो रही हैं। हमारे समाज में भी लोग अब इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। स्त्री और पुरुष आज साथ बैठकर खाना खाते हैं। बहुत कम ऐसे परिवार हैं, लेकिन जिन महिलाओं ने ये झेला है, जिन महिलाओं ने उसे भोगा है, और कौशल्या जी ने ये भोगा है, इसलिए अपनी आत्मकथा में वे इसे लिखती हैं। और इसी बात पर उनकी बात जो कोर्ट तक पहुंचती है और बाद में उन्हें 500 रुपये का माहवार का जीवन निर्वाह का भत्ता दिया जाने लगता है। अंतिम में मैं निर्मला जैन की बात, उनकी आत्मकथा की बात कहे बिना नहीं रह सकती। निर्मला जैन मेरी प्रिय आलोचक रही हैं। उनकी आत्मकथा मैंने एक नहीं 2 बार पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ज़माने में हम, और 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण आत्मकथा हम उसे कह सकते हैं, ज़माने में हम, जो एक आलोचक की आत्मकथा है। निर्मला जैन ने देश के पाठकों के सामने साहित्यिक बौद्धिक वर्ग की एक अकथ कहानी प्रस्तुत की है, जिसके कारण यह आत्मकथा ही नहीं है वरन आज़ादी के बाद हिंदी साहित्य की समीक्षात्मक कथा भी बन जाती है। इस आत्मकथा में निर्मला जैन जी का केवल व्यक्तित्व ही नहीं है, बल्कि 3 महत्वपूर्ण कालखंडों का भी चित्रण दिखाया गया है। आज़ादी के पहले का भारत, आज़ाद भारत तथा भूमंडलीकरण के दौर का भारत। हम इसमें तीनों देख सकते हैं। यह आत्मकथा कुछ अनसुलझे प्रश्नों का भी समाधान करती है और कुछ प्रश्न उठाती भी है। जैसे समीक्षा लेखन बंद क्यों हो गया? काव्य शास्त्र की दिशा में लेखन क्यों कम होने लगा? बाद की पीढ़ी साहित्य के प्रति संवेदनशील क्यों हो गई? क्यों समकालीन रचनाकारों के बीच संवाद हीनता आने लगी? इन प्रश्नों को हम ज़माने में हम आत्मकथा में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो अपने नाम के अनुरूप बहुत हद तक इसकी सार्थकता को व्यक्त करते हैं। क्योंकि निर्मला जैन की यह आत्मकथा केवल उनकी कहानी ही नहीं है, दिल्ली और वहाँ के साहित्य कर्मियों, बुद्धिजीवियों, संपादक, संपादन, प्रकाशक, प्रकाशनों की भी कहानी है। इसलिए मुझे अन्य स्त्री आत्मकथा से यह अलग लगी, इसलिए मैंने इन पर बात करना उचित समझा। अब हम समापन पर आते हैं कि उत्कृष्ट जो भी आत्मकथाएं हैं और जो कालजयी होंगी, और कालजयी वही रचनाएं होंगी, वही आत्मकथाएं होंगी जिसमें लोक के अपने समय के साथ द्वंद्वात्मक रिश्ते होंगे। 21वीं सदी के प्रारंभ में ज़्यादातर 21वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री आत्मकथाएं लिखी गईं, और उन आत्मकथाओं को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो लेखिकाएं हैं अतीत, भविष्य और वर्तमान में संवाद कर रही होती हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो आत्मकथाएं हैं 45, 50, 60 के बीच में लिखी गई आत्मकथाएं हैं। तब तक स्त्री की जो प्राथमिकताएं हैं वो बदलने लगती हैं, और नई पीढ़ी से रिश्तों के कोण भी बदल जाते हैं। इसीलिए नई पीढ़ी से संवाद भी होना चाहिए। नई पीढ़ी से संवाद
कुछ आत्मकथाओं में पूरी तरह से गायब हैं। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि हमने स्त्री आत्मकथा की यह परिभाषा स्वीकार कर ली है कि देह के रिश्तों की अंतरंग अभिव्यक्ति ही स्त्री की आत्मकथा है। धन्यवाद। मैं आभारी हूँ साहित्य संवाद मंच के सभी आयोजकों की, विशेषकर सुजीत जी की, नितेश जी की, उज्जवल जी की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ बातचीत